ये नेट में जो कहानी है भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई जी की, जो मतलब आत्मकथा विधा होती है, उसके अंदर ये यूनिट 10 में ये कहानी है। और इस कहानी का जो प्रारंभ है वह धर्मराज के दरबार में से शुरू होता है। और इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, देखो। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार तूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। भोलाराम का जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुँचा। तो मतलब कितने दिन पहले भोलाराम ने देह त्यागी थी और अभी तक पकड़ में नहीं आया? 5 दिन पहले। ये सवाल बन सकता है, तो ये याद रखना कि 5 दिन पहले। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? तो फिर जवाब आया कि महाराज, वो भी लापता है। यमदूत का बयान है, उसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास वहाँ आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोलाराम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैंने आज तक धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब भोलाराम का जीव ने देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर से बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी उंगली से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका पता कहीं नहीं चला। उसके बाद में धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बुढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बुढ़े आदमी ने के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। आगे दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। फिर चित्रगुप्त कहते हैं, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ें भेजते हैं और रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। तो रेलवे वालों की भ्रष्टाचारी को भी बताया है। हौजरी के पास के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर लेते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी को किसी से क्या लेना देना? उसके आगे नारद मुनि का आगमन होता है। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि यहाँ आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठ देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हैं? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? तभी धर्मराज कहते हैं, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसियर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा। वो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्द नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा, उन पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है इनकम टैक्स वालों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स भी होता, भूखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, तो मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। भोलाराम का परिचय और चित्रगुप्त का विवरण। और चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर के धर्मपुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। तो जबलपुर शहर का निवासी था भोलाराम। उसकी एक स्त्री और 2 लड़के, तो और एक लड़की, मतलब 3 बच्चे थे उसके। 2 लड़के और एक लड़की। उम्र में लगभग भोलाराम की उम्र 60 साल है। सरकार का नौकर था, 5 साल पहले ही रिटायर हुआ था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, क्योंकि मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसीलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। नारद की जबलपुर यात्रा, भोलाराम का घर। माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटा। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यह कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दी। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी उतनी ही उम्र थी। उसके बाद में, ऐसा मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती
तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करे, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए, अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, ये तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिनमें उनका जी लगाओ? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री। स्त्री ने घुराए कर नारद की ओर देखा और बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उच्चक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा ये सोचना ठीक है। ये हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरे यहाँ कोई मर्द तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। सरकारी दफ्तर और नौकरशाही का व्यंग्य चित्र। वहाँ से नारद चलकर सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उन्होंने उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था। वजन का मतलब है पैसा नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पाँचवें के पास, तो मतलब पाँचवें तक भेजा। जब नारद 25-30 बाबू और अफसरों के पास घूम गए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो अभी काम हो जाएगा। बड़े साहब का दृश्य और रिश्वत की मांग। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी गूंग रहा था, इसीलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए और बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए, चीट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। फिर कहा, क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन का केस बतलाया। ऐसा साहब बोले, आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। भाई ये एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उठ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोला, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तर में जाता है, देर लग जाती है। 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती हैं। हाँ, जल्द भी हो सकती है, मगर। साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने उसे टेबल पर रखकर कहा, ये लीजिए, अब आप जरा उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। चरमोत्कर्ष, भोलाराम का जीव मिला। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलेराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया क्या? नारद चौके, पर दूसरे ही क्षण समझ गए और बोले, भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उसका अंत का केंद्रीय भाव में आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो इसमें जो परीक्षा से उपयोगी जो बिंदु हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो ये हैं कि हरिशंकर परसाई एक हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। ये कहानी भी व्यंग्य की है। इसका मुख्य पात्र भोलाराम है। 5 सालों से पेंशन की ये प्रतीक्षा करता है। पेंशन न मिलने से गरीबी और चिंता से मृत्यु और जीवन अटका है। पेंशन की दरख्वास्तों में नारद की वीणा रिश्वत के रूप में ले ली गई। व्यंग्य का लक्ष्य है नौकरशाही, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता। अंतिम संदेश है कि जब आसक्ति मोह इतनी गहरी हो कि मृत्यु के बाद भी जीवन मुक्त न हो। और इसमें आप याद रख सकते हैं इनके बच्चों की, ठीक है, 2 लड़के हैं, 1 लड़कियां हैं, टोटल 3 बच्चे हैं इनके, ठीक है। यही पे कहानी समाप्त होती है।